कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है सागर ज़िला। और इसी सागर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है बरायठा थाना। और इसी बरायठा थाने के अंदर 15 जुलाई साल 2025 को सुबह के तकरीबन 8 से 9 बजे के आसपास बरायठा थाने में जो भी पुलिसकर्मी आए हुए थे, अचानक से एक फ़ोन बजता है। जो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे उसमें से एक व्यक्ति जो था वो फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद में पूछता है कि कौन बोल रहे हैं। तो दूसरी साइड से एक व्यक्ति बात कहता है साहब मैं ककरकंट गांव से बोल रहा हूँ, ककरंट गांव से। और इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम वीरेंद्र कुमार लोधी है, उसकी हत्या हो चुकी है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो हमें ऐसा लग रहा है कि संदिग्ध है। अब जैसे ही पुलिस उस अज्ञात व्यक्ति का ये मैसेज पाती है कि इस तरीके से एक वीरेंद्र कुमार लोधी नाम का एक व्यक्ति जो घर के अंदर मरा पड़ा है, लेकिन उसकी जो लाश है वो संदिग्ध दिखाई पड़ रही है, हो सकता है कि इसमें मर्डर हुआ हो। लिहाजा पुलिस जो थी वो आनन फान में तुरंत ककरंट गांव पहुंचती है। अब जब पुलिस उस घर के पास पहुंचती है तो बात बिल्कुल सच थी। घर के आसपास चारों तरफ लोग खड़े हुए थे। पुलिस जो थी वो लोगों को हटाते बचाते हुए आगे पहुंचती है। आगे पहुंचने के बाद में घर के अंदर पहुंचती है। तो जैसे ही पुलिस घर के अंदर पहुंचती है तो जो वीरेंद्र कुमार की पत्नी होती है सीता, वो बहुत ही ज़ारो कतार हो रही है। उसके हाल ऐसे हैं कि बदहवास है। अब पुलिस जो थी वो वीरेंद्र कुमार की जो डेड बॉडी थी उसको अपनी कस्टडी में लेती है, लेकिन जो परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम डेड बॉडी को किसी भी तरीके से कोई पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते। अब पुलिस पूछती है कि क्यों तुम पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते। तो उसके बाद में जो वीरेंद्र कुमार की फैमिली यानी सीता और वीरेंद्र कुमार का भाई राजेंद्र लोधी, ये लोग पुलिस को बताते हैं कि जो हमारे भैया थे, यानी सीता बताती है जो मेरे पति थे वीरेंद्र कुमार लोधी, ये शाम को खाना खा के सोए थे, हम लोग अच्छे से सो रहे थे, लेकिन रात को अचानक सोते हुए ये बेड से फिसल कर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इनके सिर पर बहुत ज़्यादा चोट लगती है, खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। जब तक मैं उठती हूँ जब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और इसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अब जैसे ही घर वाले ये बात कहते हैं तो पुलिस को समझ नहीं आता है कि क्या करें, लेकिन उसके बाद में फिर पुलिस वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन एक बार डेड बॉडी का पोस्टमार्टम ज़रूर करा लेना चाहिए। लेकिन जो राजेंद्र लोधी वीरेंद्र कुमार का भाई और जो वीरेंद्र की पत्नी थी सीता, ये दोनों पोस्टमार्टम कराने के लिए इनकार करते हैं। अब जैसे ही ये पुलिस के कहने पर बार बार कहने पर इनकार करते हैं तो पुलिस को कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर डाउट होता है कि आखिर क्यों ये लोग पोस्टमार्टम ना कराने के पीछे इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लिहाजा पुलिस वाले कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, इसलिए पोस्टमार्टम तो कराना ही पड़ेगा। लिहाजा पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा पंचनामे के लिए भेज देते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब जैसे ही पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है तो ये जो पूरा केस था, ये पूरा केस 90 डिग्री तक पलट जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत साफ साफ लिखा था कि मरने से पहले वीरेंद्र कुमार लोधी के साथ में काफ़ी ज़्यादा मारपिटाई की गई है और उसकी हत्या जो हुई है वो उसके सर पे चोट लगने की वजह से उसकी मौत नहीं हुई है। सर पे चोट लगी है, खून बहा है, लेकिन उससे पहले इसका गला दबाया गया है, यानी मौत का जो कारण था वो था गला दबना, यानी गला घोट कर इस वीरेंद्र कुमार लोधी की हत्या की गई है। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये चीज़ें आती हैं तो इसमें पुलिस क्या कर सकती थी। पुलिस सबसे पहले सीता और राजेंद्र लोधी इन दोनों से पूछताछ करती है। इन दोनों से कहती है कि तुम लोग तो बोल रहे थे कि वो व्यक्ति वीरेंद्र कुमार लोधी जो कि बेड से फिसला और गिरा और मर गया, लेकिन अब यहाँ पर मामला ये आ रहा है कि इसके साथ में मारपिटाई की गई है और उसके बाद में इसका गला दबाकर हत्या की गई। लेकिन यहाँ पर सीता और राजेंद्र कहते हैं कि साहब इसके बारे में कुछ नहीं पता, अगर ऐसा हुआ है तो कातिल जो भी है उसको पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भाई को घर के अंदर ही घुसकर मार दिया और हमें कानों कान खबर ना चली। साहब जो भी है वो पुलिस की गिरफ्त से बचना नहीं चाहिए। अब सीता इतना कहते ही रोने लग जाती है, लेकिन पुलिस जो थी वो सीता को छुपाती है, ढांढस बनाती है और कहती है कि कातिल जो है वो पकड़ा जाएगा। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं। आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है कि इस घर के अंदर से किसी ने आते या फिर जाते देखा हो, और साथ के साथ पुलिस ये भी चेक करती है कि इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री की गई है या फिर नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों पुलिस ने जो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की थी, जो पुलिस ने इस घर को चेक किया था, वहाँ पर पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है। न कोई व्यक्ति इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ से किसी को आते जाते देखा, न इस घर के अंदर के हालात ये बता रहे थे कि इस घर के अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री हुई थी। उसके बाद में पुलिस जो थी वो सीता और वीरेंद्र के भाई राजेंद्र लोधी से ये भी पूछताछ करती है कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी, किसी से रंजिश या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या फिर तुम्हें किसी के ऊपर शक हो। लेकिन सीता और राजेंद्र कहते हैं कि साहब हमारा ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है, हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उसी का खाते हैं। ऐसे हम भला कैसे कहते हैं कि उससे हमारी दुश्मनी है, उससे हमारी रंजिश है। लिहाजा पुलिस अब सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। उसके बाद में पुलिस जो थी वो सीता और राजेंद्र लोधी की कॉल डिटेल्स निकालती है। जब इन दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता ही चलता है कि ये दोनों घंटों घंटों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे।
लिहाजा उसके बाद में क्या था कि पुलिस उसके बाद में सीता और राजेंद्र लोधी को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आती है। पुलिस थाने लाने के बाद में इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर तक तो ये लोग पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों ये कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम थे नहीं। जैसा हर कहानी के अंदर होता है वैसा इस कहानी के अंदर भी होता है। पुलिस की सख्ती के आगे ये लोग तोते की तरह बोलने लग जाते हैं और जो सच ये पुलिस को बताते हैं उसे सुनने के बाद में पुलिस को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। दरअसल सीता बताती है कि वीरेंद्र कुमार लोधी के साथ में जब उसकी शादी हुई थी तो शादी के बाद वो अपने पति के साथ में एक बेहतरीन जिंदगी बिता रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा उसके बाद में राजेंद्र लोधी इस सीता की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें किया करता था। जबकि उसका भाई वीरेंद्र लोधी घर पे नहीं होता, वो अपनी भाभी की तारीफ़ें करते नहीं थकता था। वो कहता था कि अगर उसे पत्नी चाहिए तो भाभी की तरह चाहिए, पत्नी हो तो ऐसी ही हो। और ऐसे में जब ये सारी चीज़ें वो करता रहता है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं एक दिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। इसको तो मोहब्बत तो नहीं कह सकते, लेकिन यूँ कहें कि अवैध संबंधों का इजहार करता है। और शायद वीरेंद्र कुमार लोधी की पत्नी जो थी वो भी इसी सारी चीज़ों का इंतजार कर रही थी। उसके बाद में इस देवर भाभी के बीच में अनैतिक रिश्ते बनते हैं और आए दिन अब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते रहते हैं। अब आए दिन जब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला था ये आम होता है, तो उसके बाद में जब कभी वीरेंद्र कुमार लोधी घर से बाहर जाता तो उसके बाद में उसकी जो पत्नी थी और उसका जो भाई था राजेंद्र लोधी, ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते। यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसी तरीके से 14 जुलाई साल 2025 को जब वीरेंद्र कुमार लोधी अपने काम से अपने घर आता है तो देखता क्या है कि उसका जो सगा भाई है राजेंद्र लोधी वो उसकी ही पत्नी के साथ में उसके ही बेड पर नग्न अवस्था में आपत्तिजनक हालत में है। जैसे ही वो ये सारी चीज़ें देखता है तो वो इस बात का विरोध करता है और जब वो विरोध करता है तो उसके बाद में उसकी जो पत्नी थी और उसका जो सगा भाई था उसके साथ में मार पिटाई शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों लोग वीरेंद्र लोधी के साथ में मार पिटाई शुरू करते हैं तो वीरेंद्र लोधी भी इस बात का विरोध करता है। वो भी अपनी पत्नी और अपने भाई राजेंद्र लोधी के साथ में मार पिटाई शुरू करता है। लेकिन दोस्तों वो अकेला था और ये दोनों लोग, इसलिए ये दोनों लोग उसके ऊपर काबिज हो जाते हैं और उसकी बड़ी बेरहमी के साथ में पिटाई करते हैं और उसके बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब हत्या तो हो चुकी थी, लेकिन हत्या को एक परफेक्ट मर्डर करना था तो एक परफेक्ट प्लानिंग चाहिए थी। इसके लिए एक बहुत ही घटिया और साधारण सी प्लानिंग करते हैं। इनकी प्लानिंग ये होती है कि हम लोग यहाँ पर वीरेंद्र कुमार लोधी को बेड से गिरा हुआ दिखा देंगे, इसलिए ये उसके सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से प्रहार करते हैं जिससे उसका सर से खून बहने लगे, जख्मी हो जाए। और उसके बाद में ये लोग उसकी डेड बॉडी को वहाँ पर गिराते हैं, सुबह को रोने लगते हैं और उसके बाद में सीधा पुलिस थाने फ़ोन करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करती है और इन दोनों के जो घटिया चेहरे होते हैं वो समाज के सामने लेके आती है। बहरहाल दोस्तों ये दोनों अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं और आप लोग ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन कमेंट्स भी थे, तो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों जो कल के दिन कमेंट्स थे उसमें दिनेश कुमार लिखते हैं आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। अंसारी सुहेल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, खुश रहिए, मुस्कुराइए, जब आप अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाएं तो फिर किस पे भरोसा किया जाए। तो अंसारी सुहेल जी शुक्रिया। उसके बाद में शील निधि शर्मा लिखते हैं शाबिश मलिक भाई स्टोरी बहुत अच्छी थी, शुक्रिया मेरे भाई। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब मलिक भाई, तो शुक्रिया मंसूरी भाईजान जी। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा है, सुरेंद्र शर्मा विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया भाई। खान अकील हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई नाइस स्टोरी, तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। सुरेश कुमार हैं लिखते हैं वेरी नाइस। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब बहुत बढ़िया कहानी है, तो दिनेश कुमार जी नमस्कार भैया, शुक्रिया आपका। संजय सिंह लिखते हैं संजय सिंह चुनार मिर्ज़ापुर से, आपकी कहानी सुनने में अच्छा लगता है, तो शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, लिखते हैं नमस्ते सर, स्टोरी आप बहुत अच्छी सुनाते हैं और आप चैनल को क्यों बंद करना चाहते हैं, हम सुने बिना रह नहीं सकते, प्लीज़ सर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा आप हैप्पी मूड में स्टोरी सुनाते रहिए, आपका चैनल ग्रो करे, गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, तो नमस्ते बहन, आपका शुक्रिया इस तरीके से प्यार देने के लिए। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस स्टोरी, दिनेश कुमार जी का आगे कमेंट्स है। बाबूजी अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं आपकी कहानी दिल्ली से सुनता हूँ, तो बाबूजी अंसारी जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। साहिल है इनका नाम, बालिश और बालिश बिहारी लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, इस कहानी में सबसे दोषी बड़ा भाई है क्योंकि उसने कत्ल करवाने के लिए सब कुछ किया, तो बालिश बिहारी जी नमस्कार भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान लिखते हैं, मोहम्मद इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कहानी सुनते हैं, दिनेश कुमार जी कहानी सुनते हैं, धीरज सिंह लिखते हैं आजकल रिश्तों का खून हो रहा है भाई, स्टोरी अच्छी है और इसको अच्छा कहें, जय श्री राम भाई जी, तो धीरज सिंह जी शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शेना बुलंदशहर से, तो भैया नमस्कार शुक्रिया आपका। दीपक सिंह हैं लिखते हैं दीपक भाई जिला बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। शीलनिधि हैं लिखते हैं लाइक लोग छोड़ देते हैं, लाइक ज़रूर करें तभी हमारी ताकत का आभास पता चलेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हर बंदा लाइक करेगा तो मुझे चैनल बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना नया चैनल शुरू करने की ज़रूरत पड़ेगी।
मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक साहब आज की कहानी तो बहुत ही अजीब किस्म की दास्तान है। एक गलती तो दूसरे ने भी गलती की, अगर एक गलती कर दी थी तो दूसरे को थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए था। शुक्रिया आपका। नूर शेख लिखते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, इतना मेहनत करते हैं फिर भी आपका व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो नूर शेख जी आपने बहुत अच्छी बात कही, इसी वजह से मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी था और मैं चैनल बंद करने की बात कर रहा था। लेकिन अगर आप सभी लोग लाइक और कमेंट्स करेंगे तो चैनल डेफिनेटली ग्रो होगा। नरगिस बानो लिखते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी है क्योंकि यहाँ अपने ने ही अपनों का खून कर दिया। जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में पुरादराम ठाकुर हैं लिखते हैं, शाबिद भाई कुर्सी गलत किया, छोटे भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था बड़े भाई के साथ में। आदर्श परवेश हैं लिखते हैं, अनामिका बुरा नाम ले लेना, अनामिका इनका नाम है और बरा हुआ नाम ले लेना। तो शुक्रिया आपका। उसके बाद में इंडिया का गाड़ी लिखते हैं, शाबिद भाई ऑनलाइन आए थे बट मैं बिजी था, ऑफिस में भूल गया, सॉरी मैं जुड़ नहीं पाया भाई, रिश्ते तो कलंकित होते चुके हैं। तो शुक्रिया आपका भाई। उसके बाद में सैम स्मार्ट टीवी लिखते हैं, आपका स्टोरी नरेशन साउंड लाइक ए मंकी जंपिंग फ्रॉम एक ऑन शार्क टू अनदर। तो भाई क्या ही कहें आपके लिए। सचिन चौधरी जी हैं, अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूं कि जो आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।